हेलो स्टूडेंट्स, सेकंड चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बोला था मैंने। सेकंड चैप्टर में आपको दो ही क्वेश्चन लर्न करना है, फ्रेडरिक टेलर और हेनरी फेयर। तो ये हेनरी फेयर के टोटल 14 प्रिंसिपल है। इस आउट ऑफ मैंने 4 ही लिखे हैं, 4 एक्सप्लेन करूंगा। टोटल जो 14 प्रिंसिपल्स है वो 14 में से बहुत मोस्ट टाइम है और उसमें से यूनिटी ऑफ कमांड ये 5 मार्क्स के डिजर्विंग है। ये शॉर्ट नोट में भी आता है। फिर से बोलता हूँ, टोटल 14 प्रिंसिपल है। 14 प्रिंसिपल में से आपको ये जो यूनिटी ऑफ कमांड जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है, तो वो यूनिटी ऑफ कमांड वो भी सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंस है। अगर कोई भी 5 क्वेश्चन में आता है, अगर इंडिविजुअल आता है 3 मार्क्स के लिए, तो ये तो पॉइंट्स आएगा ही आएगा। फिर से बोलता हूँ, यूनिटी ऑफ कमांड का जो पॉइंट्स है ये 3 मार्क्स के लिए भी डिजर्व है। और 5 मार्क्स का अगर लॉन्ग क्वेश्चन आया तो आपको 3 और 4 एक्सप्लेन करने होंगे, तो उसमें भी ये 3 आएगा। ये मोस्ट टाइम है यूनिटी ऑफ कमांड। तो डिस्क्राइब द हेनरी फेयर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फिर से बोलता हूं, दो क्वेश्चन लर्न करना, फ्रेडरिक टेलर और हेनरी फेयर। फ्रेडरिक टेलर हमको ऑलरेडी कर चुके हैं। और ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फेयर। टोटल 14 प्रिंसिपल है। आउट ऑफ 14 में से हमने 4 में अभी लिखा है। The principle developed by the Henry Ford where the total view of the manager should experience and knowledge of what is happening around. Henry Ford there are only directive principle. अगर ये आपको लॉ क्वेश्चन में लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको प्रिंसिपल ही आ जाए। ये मेंशन करने का जो पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ को आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे बताओ, the principle developed by Henry Ford where the total view, जैसे फ्रेडरिक टेलर के प्रिंसिपल भी न्यू थे, वैसे ये भी कैसे न्यू प्रिंसिपल है। The manager should have experience and knowledge of, मैनेजर have experience भी होना चाहिए और knowledge भी होना चाहिए what is happening around, क्या क्या हो रहा है। Henry Ford there are only directive principles. total 14 प्रिंसिपल है। टोटल 14 प्रिंसिपल है, मोस्ट टाइम। और ये जो पूरा लिस्ट है 14 प्रिंसिपल का, वो भी 3 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। पूरे के पूरे 14 प्रिंसिपल है, वो आपको 3 मार्क्स में भी आते हैं। 5 मार्क्स में आता है तो आपको 3 एक्सप्लेन करने के होते हैं, और उसमें सबसे ज्यादा यूनिटी ऑफ कमांड है। तो फर्स्ट है डिवीजन ऑफ वर्क। तो इसमें ऐसा होता है कंपनी के स्पेशलाइज्ड पर्सन अपॉइंट करते हैं और स्पेशलाइज्ड पर्सन को अपॉइंट करने के लिए उसको स्पेशलाइज्ड वर्क अलॉट करते हैं। तो डिवीजन ऑफ वर्क, तो काम का डिवाइड कर दो तो जल्दी से होगा, और स्पेशल करेंगे एफर्ट से तो वो अच्छा भी होगा और फास्ट होगा। In the management, it is found that the more weightage and the importance is given, high authority work is to be divided into order and increase the efficiency. In management, it is found that the more weightage and the importance is given to higher authority. Higher authority in the sense top level, BOD, MD और GM वाले होते हैं, उनको authority work is to be divided in order to, वो work divide करते हैं, यानी कि उनके टॉप लेवल के ऊपर रिस्पांसिबिलिटी एंड अथॉरिटी कॉन्सेंट्रेट होती है। वो सेकंड पे उसको डिसेंट्रलाइज करते हैं और सेकंड वाले थर्ड पे भी वो डिसेंट्रलाइज करते हैं। तो वैसे क्या करते हैं, वही डिवीजन ऑफ वर्क, टॉप वाले हैंड ओवर करते हैं मिडिल वालों को, मिडिल वाले हैंड ओवर करते हैं बॉटम वालों को। तो वर्क इज टू बी डिवाइडेड इनटू ऑर्डर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी। स्पेशलाइज्ड पर्सन अपॉइंट करते हैं, आपको पता है सेकंड मिडिल लेवल, टोटल 8 डिपार्टमेंट है, 8 डिपार्टमेंट में सब स्पेशलाइज्ड होते हैं, तो उनको अपना अपना काम हैंड ओवर करते हैं। ऑथोरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी मैंने पहले बोला था कि टॉप लेवल के ऊपर, यानी टॉप मैनेजमेंट यानी टॉप लेवल के ऊपर ऑथोरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी कॉन्सेंट्रेट होती है, उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन ऑफ द ऑथोरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी। टॉप लेवल वाले होते हैं, उनके ऊपर क्या होता है, ऑथोरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी क्या होती है, कॉन्सेंट्रेट होती है, यानी कि सेंट्रलाइज होती है। वो अपना काम, थोड़ा काम वो मिडिल लेवल के ऊपर डिवाइड करेंगे, उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। और मिडिल वाले बॉटम वालों को क्या करेंगे, वो डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे। फिर से बोलता हूँ, टॉप लेवल के ऊपर ऑथोरिटी और रिस्पांसिबिलिटी कॉन्सेंट्रेट होती है, यानी कि सेंट्रलाइज होती है, वो डिसेंट्रलाइज करते हैं सेकंड पे, और सेकंड वाले थर्ड पे भी क्या करते हैं, डिसेंट्रलाइज करते हैं। तो और मैं पहले बोला था ऑथोरिटी और रिस्पांसिबिलिटी रेशियो इक्वल होना चाहिए। अगर ऑथोरिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू रिस्पांसिबिलिटी, याद रखना ये जो पूरा ये है जो स्टेटमेंट में आता है, देयर इज इक्वल रेशियो ऑफ रिस्पांसिबिलिटी एंड ऑथोरिटी। अगर ऑथोरिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू रिस्पांसिबिलिटी तो मिसयूज होगा। टॉप लेवल के ऊपर ऑथोरिटी ज्यादा है लेकिन रिस्पांसिबिलिटी कम है, तो वो ऑथोरिटी का मिसयूज
करेंगे। और सेकंड, रिस्पॉन्स इज ग्रेटर देन एज कंपेयर टू अथॉरिटी। इसका मतलब ऐसा होता है कि जवाबदारी कम है, जवाबदारी कम है, यानी कि अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ग्रेटर देन अथॉरिटी, तो काम ढंग से नहीं होगा। आपको काम हैंडओवर किया है लेकिन अथॉरिटी नहीं है तो आप काम ढंग से नहीं होगा। फिर से बोलता हूँ, अथॉरिटी ज्यादा होता है तो मिसयूज होती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ज्यादा तो काम ठीक से प्रॉपर वर्क नहीं होता, अकॉर्डिंग टू जो प्लानिंग होता है उससे ऐसा काम नहीं होता। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रेशियो होता है वो हमेशा इक्वल ही होना चाहिए। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। जहां अथॉरिटी होती है वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वहां अथॉरिटी होती है, और दोनों का रेशियो भी इक्वल ही होना चाहिए, दोनों का रेशियो भी इक्वल होना चाहिए। अथॉरिटी मींस द पावर, बोथ द डिपेंड्स ऑन ईच अदर। अगर अथॉरिटी ज्यादा है तो उसका मिसयूज होता है, और रिस्पॉन्स ज्यादा है तो काम ढंग से नहीं, प्रॉपर वर्क नहीं होता। डिसिप्लिन, ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट बोलो तो डिसिप्लिन इज द मस्ट, डिसिप्लिन होनी ही चाहिए। फॉर इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन, ऑप्टिमम यूज ऑफ द रिसोर्सेज, अगर यूज करना है रिसोर्सेज आप उसको ऑप्टिमम यूज करो, यानी बेस्ट और चीपेस्ट वे से। ऑप्टिमम यूज, कोई भी रिसोर्सेज है कंपनी का उसका ऑप्टिमम यूज होना चाहिए। ऑप्टिमम यूज होने से क्या होता है, चीप एंड बेस्ट वे से काम हो सकता है। इट क्रिएट द हार्मोनियस एनवायरनमेंट बिटवीन द मैनेजर्स एंड द वर्कर। हार्मोनी मैं बोला था आपको हेनरी फेरोल के डिस्कशन में कि दोनों के रिलेशंस, साइंटिफिक मैनेजमेंट में दोनों के रिलेशंस, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशन होते हैं वो हार्मोनियस होते हैं, अच्छे होते हैं। तो सेम वही भी यहाँ भी वैसा ही है। इट क्रिएट द हार्मोनियस एनवायरनमेंट ऑफ बोथ मैनेजर एंड वर्कर कैन वर्क फ्री, यानी दोनों भी अपना अपना, उन दोनों पता है कि हमको क्या काम करना है और कैसे करना है, हाउ टू डू वर्क एंड हाउ टू परफॉर्म इट। At all this level of management, proper allocation of work is done. बोला ना वही, all the works, all the levels, top level हो, bottom हो, या sorry top हो, middle हो, bottom हो, तीनों के proper allocation of work होना ही चाहिए। अपना अपना काम ढंग से करेंगे, अगर पता होता फिर तो। फिर से बोलता हूँ, फॉर द इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज है उसका यूज ऑप्टिमम होना चाहिए, एंड इसका मतलब बेस्ट एंड चीपेस्ट वे से होना चाहिए। It create a harmonious environment. It create a harmonious, अच्छा create करते हैं इसके लिए मैनेजर एंड वर्कर के लिए, और they work freely. All at this level of management proper allocation of work is done. और लास्ट में आता है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड में ऐसा होता है कि एक ही सुपीरियर होता है और उसके हाथ से काम करने वाले सबऑर्डिनेट होते हैं। सपोज ऐसा एग्जांपल, यहाँ पे एक बॉस है और उसके सबऑर्डिनेट, उसके हाथ से काम करने वाले सबऑर्डिनेट ए है, बी है और सी। अगर एक बॉस है वो हैंड ओवर करेगा एम्प्लॉय को, ए नाम का एम्प्लॉय उसको हैंड ओवर वर्क करेगा, तो वो रिस्पांसिबल है किसके लिए, आंसरेबल है। आंसरेबल बोलो क्या, रिस्पांसिबल बोलो किसके ऊपर, बॉस के ऊपर। यानी कि मतलब इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए। अगर ड्यूअल होगा, ड्यूअल कमांड होगा तो वो ढंग से काम नहीं करेगा। सपोज अभी ए है, एक ही बॉस है उसका, तो वो ढंग से काम करेगा। ये बॉस है, ये एम्प्लॉय काम जब हैंड ओवर करेंगे तो वो उसके लिए रिस्पांसिबल होगा सिर्फ काम के लिए। अगर ए है तो उसको 2-3 बॉस हो गए, तो ये काम करो वो काम करो, वो ढंग से काम नहीं करेगा। इसमें ऐसा होता है कि यूनिटी ऑफ कमांड में सिर्फ एक बॉस और उसके हाथ नीचे एक सबऑर्डिनेट होते हैं, एक बॉस और एक सबऑर्डिनेट। अगर बॉस 2-3 होते हैं तो वो 2-3 काम बोलेंगे तो काम ढंग से नहीं होगा, किसका काम पहले करेगा किसका काम बाद में करने का, तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो इतना याद रखना कि यूनिटी ऑफ कमांड में एक ही बॉस होता है, एक ही बॉस का आपको फॉलो करने का, उसकी इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के, जैसा वो बोलता है वैसा ही काम करने का, और उसके लिए ही वो काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है और अकाउंटेबल है। तो यूनिटी ऑफ कमांड आईएमपी है, एम्प्लॉय गेट द ऑर्डर फ्रॉम देयर सुपीरियर, सुपीरियर इज बॉस, देयर शुड बी ओनली वन सुपीरियर, सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए। अगर 2-3 बॉस हो गए तो काम ढंग से नहीं होगा, सब बोलेंगे ये काम करो वो काम करो, तो सबऑर्डिनेट है एम्प्लॉय फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और किसी काम ढंग से नहीं होगा। एम्प्लॉय गेट ऑर्डर फ्रॉम देयर सुपीरियर, देयर शुड बी ओनली वन सुपीरियर, एम्प्लॉय शुड गेट ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर फॉर द जॉब, एम्प्लॉय शुड गेट ऑर्डर फ्रॉम द ओनली वन सुपीरियर फॉर द जॉब, फॉर अ पर्टिकुलर जॉब और डिपार्टमेंट।
पर्टिकुलर जॉब के लिए, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए। एन एम्प्लॉय इज द रिस्पांसिबल ओनली फॉर द वन सुपीरियर, और वो आंसरेबल है, अकाउंटेबल है तो सिर्फ वन बॉस के लिए। अगर एक बॉस होगा, एक सुपर सबऑर्डिनेट होगा तो काम ढंग से होगा, अदरवाइज वो ढंग से नहीं होगा। फिर से बोलता हूँ, एम्प्लॉय शुड गेट ऑर्डर फ्रॉम देयर सुपीरियर, देयर शुड बी ओनली वन सुपीरियर। एम्प्लॉय शुड गेट ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। ये एम्प्लॉय के नाम का एम्प्लॉय है, सिर्फ यही एक ही बॉस का ऑर्डर मिलेंगे फॉर द पर्टिकुलर जॉब रिक्वायरमेंट। एम्प्लॉय इज मोर रिस्पांसिबल, एम्प्लॉय ज्यादा रिस्पांसिबल ओनली फॉर वन सुपीरियर। अब उसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। अगर एक बॉस है और एक सबऑर्डिनेट है तो उसको बोलेंगे यूनिटी ऑफ कमांड। और उसका ऑपोजिट, अगर दो बॉस है और एक सबऑर्डिनेट है तो उसको बोलेंगे ड्यूअल कमांड। ड्यूअल कमांड में कोई भी काम ढंग से होता नहीं है और अकॉर्डिंग टू टाइम भी नहीं होता। फिर से बताओ, यूनिटी ऑफ कमांड का ऑपोजिट है ड्यूअल कमांड। ये ड्यूअल कमांड में होता है तो काम ढंग से नहीं होता और रिस्पांसिबिलिटी फेस करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो कंपनी में यही होता है कि यूनिटी ऑफ कमांड ज्यादातर सक्सेस देता है। तो अपने मैंने आपको 4 पॉइंट करवा है, ये पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने के हैं। फिर से बोल रहा हूँ, 14 प्रिंसिपल है, 14 प्रिंसिपल का लिस्ट से आता है। यू हैव टू मेंशन ऑन द 14 प्रिंसिपल्स ओनली द नेम। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको कुछ लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो कोई भी 3 एक्सप्लेन करने के आते हैं और इसमें तो ये तो श्योरली आता है यूनिटी ऑफ कमांड। और आपको ये डायग्राम भी ड्रॉ अपनी तरफ से करने का। तो ऑनवर्ड्स, टिप्स 4 ऑनवर्ड्स वो मैं नेक्स्ट टाइम कराऊंगा। अभी आप इतना लिख दो, ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए लिखा था ऐसा, लेकिन ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, ऑपोजिट ओनली 14 प्रिंसिपल मेंशन करें। ओके, थैंक यू।